स्वागत दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MGP 7 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसमें हम लोग को चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है, नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचा, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न। आइए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसमें समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में शांति आंदोलन के संगठनात्मक ढांचे का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो शांति आंदोलन भारत में चल रहे हैं, इनका जो संगठनात्मक ढांचा है वो किस प्रकार से है या कितने पार्ट हैं उसमें, इसको आइए समझते हैं। यद्यपि भारत में शांति आंदोलन अभी शैशवावस्था में है, तथापि भारत में शांति आंदोलन की संगठनात्मक संरचना का विकास हुआ है। इस दृष्टिकोण में से सामान्य रूप से इसे दो श्रेणियां हैं जो भारत में शांति आंदोलन का वर्गीकरण करती है। चूँकि अलग अलग इतने सारे विश्व युद्ध हुए, इतने सारे विद्रोह हुए, उसके बाद कई सारे जगहों पे शांति आंदोलन चलाए जा रहे हैं कि शांति बरकरार रहे शहरों में लोगों के बीच। तो उसी के बारे में हम लोग उसमें पढ़ना है। तो उसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है जो संगठित रूप से कार्य करती हैं और दूसरी श्रेणी ऐसी है जो मुख्यतः असंगठित रूप में है। तो पहले इसमें श्रेणी बताई जा रही है कि जिनका गांधीवादी विचारधारा और कार्य की शांति और विकास के वैकल्पिक धारणा के प्रति अहिंसात्मक दृष्टिकोण है, और दूसरा है स्वायत्त शांति पहल कार्यों का संपूर्ण श्रेणी। इन दोनों को ध्यान से समझते हैं। जैसे इसमें पहला बताया जा रहा है कि पहली श्रेणी के अंतर्गत गांधीवादी विचारधारा और कार्यों की शांति और विकास को वैकल्पिक धारणा विचार के प्रति अहिंसात्मक दृष्टिकोण है। इस संरचना का जीतता जागता उदाहरण देश भर में फैले आश्रमों में देखा जा सकता है। यानी कि जो देश भर में आश्रम हैं, उन सभी के द्वारा हम इसका एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि अलग अलग आश्रम होते हैं जहाँ पर शांति बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। ये इसके जीतता जागता उदाहरण हो जाएंगे। वे अहिंसक आंदोलन के साथ उत्तरजीविका के रूप में आधारित मुद्दों को हल करने के समर्पित होते हैं। तो ऐसे कई सारे आश्रम देखने को मिलते हैं। अगला है, अहिंसा के पुजारी गांधीवादी शांति से अपने कार्यबल से अधिक भागीदारी और ऊर्जा प्राप्त करके भारत के विभिन्न भागों में अपना कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी गांधीवादी शांति के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, अहिंसा जैसे विचारधारा से ये उत्प्रेरित हैं, वह अलग अलग जगह अपना कार्य कर रहे हैं। इनसे ऊर्जा लेकर, इनसे प्रेरणा लेकर गांधीवादी सोच से भूदान आंदोलन, चंबल अनुभव, शांति सेना, सूरत के निकट वेच्ची के स्वाध्याय आश्रम, मादुरै के समीप गांधी ग्राम वेच्ची में पूर्ण क्रांति संस्थान के साथ सक्रियता से काम कर रहे हैं। वेच्ची में स्वाध्याय आश्रम में युद्ध प्रतिरोध के मित शताब्दी सम्मेलन 29 दिसंबर 1885 में से 4 जनवरी 1986 तक चला था। इस समय 20 ब्रिगेड इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित क्रांति संस्थान ने अहिंसात्मक शांति स्थापना के बल पर परामर्श आयोजित किया था। इन बैठकों में लंबे अनुभव वाले देश ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, इजराइल, नीदरलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका से लोग भाग लेते थे। कुल मिला के यहाँ सीधे सीधा आपको उस चीज़ को एज इट इज़ समझ लेना है कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर लोग शांति व्यवस्था बरकरार रहे इसकी कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए वे आश्रमों का भी निर्माण करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अलग अलग योजनाएं बैठाते हैं, और उन योजनाओं में अलग अलग देशों से आए हुए लोग शामिल होते हैं इन बैठकों में और एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करते हैं। अगला है, गांधीवादी आंदोलन का समर्थन संपूर्ण देश के विद्वान द्वारा मिलता है। इसमें गांधीवादी अकादमियों के विद्वान प्रमुख हैं। भारतीय गांधीवादी अध्ययन सोसाइटी की स्थापना 1972 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने आंसर में जरूर मेंशन करिएगा कि भारतीय गांधीवादी अध्ययन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1972 में JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसमें भारत और बाहर के लगभग 800 सदस्य थे। इनमें गांधी स्मृति दर्शन नई दिल्ली थे, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लखनऊ, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय
टायम और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी सर्वाधिक प्रमुख हैं। तो ये सब प्रमुख जगह से लोग सदस्य जो थे वो शामिल हुए किसमें, भारतीय गांधीवादी अध्ययन सोसाइटी में, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। आइए अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। दूसरी श्रेणी में स्वैत शांति पहल कार्यों की संपूर्ण श्रेणी है। शांति के लिए इस प्रकार की पहल बहुत पहले से चली आ रही है। विभिन्न समूहों में शांति आंदोलन के प्रति चिंता बढ़ती जा रही है। अब यहाँ एक अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं जो स्वतः ही कार्य करते हैं, जो ज़्यादा श्रेणीबद्ध और ज़रा मजबूत श्रेणीबद्ध नहीं होते हैं, संगठनिक रूप में नहीं होते हैं, बल्कि ये अलग अलग छोटे छोटे समूह होते हैं। जैसे आइए इसमें समझते हैं कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। छात्र समूह, महिला संगठन, धार्मिक निकाय, पर्यावरणवादी सक्रियतावादी, कलाकार, शिक्षाविद, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं संबंधित पत्रकार आदि सभी शांति की राह खोज रहे हैं। इन्हें अनुभव हुआ कि अनेक प्रकार से नकारात्मक परिवर्तन और बिखराव हुआ, ये इन सभी बिखराव का विकास हो रहा है। एक ही मदद के समूह से परस्पर बातचीत से राष्ट्र रक्षा नीति, अल्प विकास, परमाणु अस्त्रों, परमाणु बिजली, औद्योगिकरण और अपराध, हरित क्रांति और पर्यावरणीय विनाश, संस्कृति स्वतंत्रता की क्षति आदि के संबंध खोजकर, परंतु सरकार वास्तविक नीतियों का पर बहुत ही कम या सरलता नगण्य प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे समूह हैं जो शांति के प्रति बहुत सजग हैं, उनकी राह खोज रहे हैं। जैसे कि हम समूह इनको देख सकते हैं, सारे समूह को, और ये क्या कर रहे हैं, ये अनेक प्रकार से जो नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है इसको देख रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, एक संबंध खोजा है जो अलग अलग आज के दौर में नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजियाँ, जो घातक टेक्नोलॉजियाँ बन रही हैं, इनके बारे में संबंध हो जाए कि कैसे ये अविकास की ओर ढकेल देती है किसी भी देश को, यानी कि विनाश की ओर ढकेल देती है। जैसे कि परमाणु अस्त्र हो गए, परमाणु बिजली हो गया, औद्योगिकरण का अपराध हो गया, हरित क्रांति जैसे इसके जो डिसफैक्टर हैं, पर्यावरणीय विनाश हो गया। तो इन सभी चीज़ को देख रही है और उनके बीच संबंध खोज रही है। लेकिन जो सरकार है वह वास्तविक नीतियों पर बहुत ही कम या नगण्य प्रभाव डाल रही है, इस पे बहुत ही कम लगाव लगा रही है या बहुत ही कम लग रही है। इसके आगे समझते हैं। प्रभावहीनता कई कारणों से हो सकता है। भारत में वर्तमान शांति आंदोलन संगठित रूप में नहीं है, यानी कि ये एक तरह संगठित रूप में अभी नहीं है। इसलिए सामान्य आधार पर पहचान करके संगठन को मजबूत बनाया जाए और विशेष प्रकार की रणनीति तैयार किया जाए, तभी कोई उचित ढंग से कार्य हो पाएगा। क्योंकि अभी अलग अलग बिखराव है समूहों में, तो अभी एक पूर्ण रूप से एक आवाज़ नहीं उठ पा रही है जिसमें सभी लोग सम्मिलित रूप से बोलें। तो इसी वजह से यह अभी इसमें एक रणनीति की ज़रूरत है। आगे समझते हैं। यहाँ नगरों में परमाणु विरोधी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। कैसे आंदोलन? परमाणु विरोधी आंदोलन। मानव जीवन की उत्तरजीविता पर इससे खतरा है, इसलिए परमाणु संकट विश्वव्यापी रूप से धारण कर चुका है। भारत में भी इसका प्रभाव है। इसको उपयोगी बनाने के लिए इसे अन्य आंदोलन से जोड़ना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग यहाँ पे नगरों में जो परमाणु विरोधी आंदोलन है उसको तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो परमाणु हथियार हैं या परमाणु का जो भी यूज़ होता है इसको कम किया जाए या इसको ख़त्म ही किया जाए, जिससे जो शांति है वो बनी रहे। परमाणु संकट विश्वव्यापी होने से लोग अनेक प्रकार की सूचना परमाणु युद्ध, परमाणु शस्त्रों, परमाणु ऊर्जा के बारे में मिल रही है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। भारत में लोगों ने मांग की है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम उत्तरदायी बनाई जाएं और परमाणु शस्त्रों पर सरकार की नीति पर वाद विवाद कराया जाए, जिससे साथ लोग सैन्य व्यय पर भी बहस जाते हैं। यह समूह संबंध कई कार्य जैसे परमाणु बिजली घर के विरुद्ध परमाणु है, यानी कि यह सभी इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। किसके? जो परमाणु जनित जो ऊर्जाएं हैं या जो जैसे कि परमाणु हथियार हो गए, परमाणु जो बम हो गए, परमाणु बिजली हो गई, इन सब के विरुद्ध जो लोग हैं, जो अलग अलग समुदाय है, वह कार्य कर रहे हैं ताकि विकास और शांति दोनों ही देश में बनी रहे। आइए अब आगे समझते हैं। भारत में शांति आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो भारत में शांति आंदोलन हुए हैं इसके नेतृत्व की जो भूमिका है इसको हमें चर्चा करनी है। महात्मा गांधी को एक प्रसिद्ध शांति दूत माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा से धनी व्यक्ति थे।
उन्होंने भारतीय राजनीति समाज से गहराई से प्रभावित थे। तो जो भारतीय समाज था, वहाँ जो भारतीय समाज की राजनीति थी और जैसा समाज की विचारधाराएँ थीं, जैसे लोग रहते थे, जैसे समुदाय रहते थे, उससे बहुत ही भली-भाँति गांधी जी से परिचित थे। उनमें अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए उनसे अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए और उनके शांति के संदेश का नेतृत्व किया। उनमें विनोबा भावे, किशोरीलाल घनश्याम मशरूवाला, जीसी कुमारप्पा, काका कालेकर, दादा धर्मधारी, शंकरराव देव, धीरेन्द्र मजूमदार, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी का नाम उल्लेखनीय है। इनमें से अधिकांश गांधी के रचनात्मक कार्यों से प्रभावित थे। गांधी जी से उनका निकट संबंध था। जयप्रकाश नारायण इनसे थोड़ा भिन्न थे। गांधी जी के जीवन काल में वे मार्क्सवाद से प्रभावित थे। इन सभी लोगों ने गांधी जी के विचारों का अनुसरण किया, उनके विचारों के व्याख्यात रूप में कार्य किया। यानी कि इन सभी लोगों ने गांधी जी को जो विचारधारा थी उसका और आगे चल के प्रचार प्रसार किया और उसको जन जन लोगों तक पहुंचाया। उपयुक्त नेताओं के अलावा कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने शांति आंदोलन में संचालन किया। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात इन नेताओं ने गांधी जी के विचार को अधिक स्पष्टता विस्तार से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब आइए बारी बारी समझते हैं इन लोगों के बारे में। उपयुक्त नेताओं के अलावा कई अन्य लोग थे जिन्होंने शांति संचालन किया। गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कुछ इस प्रकार हैं। पहला ये समझते हैं विनोबा भावे जी को। गांधी जी विचारकों में गांधीवादी विचारकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता आचार्य विनोबा भावे जी हैं। उन्होंने गांधी जी का आध्यात्मिक और नैतिक उत्तराधिकार माना जाता है। गांधी जी का विनोबा के प्रति उत्तम दृष्टिकोण था। 1917 में CF एंड्रूज से बातचीत में उन्होंने कहा था, वह आश्रम के कुछ मोतियों में से एक हैं। कौन? विनोबा भावे। वे अन्यों की भांति आश्रम में आशीर्वाद लेने नहीं आते हैं, बल्कि देने आते हैं। विनोबा के व्यक्तित्व के बारे में उनके पिता को लिखे गए पत्र उल्लेख किया गया था, आपके पुत्र ने इस छोटी सी आयु में उच्च तेजस्वी और तपश्चर्या अर्जित की है, जो मुझे प्राप्त करने में धैर्यवान श्रम के लिए कई वर्ष लग गया। विनोबा ने एक आदर्श सत्याग्रही का भी काम किया। तो विनोबा भावे जी थे, वो अपने आश्रम में इतने प्रसिद्ध थे कि गांधी जी उनको सबसे ज़्यादा मानते थे। आइए आगे समझते हैं। गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह विज्ञान पर लिखने के योग्य माना था। गांधी जी के करीब 14 अनुयायी थे या मानते थे कि विनोबा भावे में गांधी का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। यानी जो गांधी जी थे वह यह मानते थे कि उन 14 अनुयायियों में से जो विनोबा भावे जी हैं उनमें गांधी जी का प्रतिनिधित्व करने की भली भांति क्षमता है। KG मशरूवाला ने लिखा, हम मानते हैं कि विनोबा ने शांति आंदोलन के सिद्धांत को सबसे अच्छा समझाया है, इसलिए उनसे हमारा विश्वास सबसे अधिक है। इसी प्रकार काका कालेकर का विचार था विनोबा भावे गांधीवादी जीवन पथ और समाज का पुनर्निर्माण करने की गांधीवादी तकनीक की उच्च जलाधि का निरूपित करते हैं। यानी कि एक गहरी छाप छोड़ते हैं गांधीवादी जीवन पथ की और समाज के पुनर्निर्माण की। विनोबा गांधी जी के व्याख्याकार के साथ साथ एक मौलिक विचारक भी थे, जो अपना एक मौलिक विचार भी रखते थे। उनके विचार विनोदपूर्ण, सरल और स्पष्ट शैली में होते थे। उनमें यह अभिमान नहीं था कि वे गांधी जी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं या वे ही केवल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शांति आंदोलन में उनकी अपनी शक्ति, आदर और पद्धति होती थी। हल्लाम टेनिस का कथन है, पड़ोसी के प्रकाश से उज्ज्वलित मोमबत्ती की शांति वह अब निरंतर और पृथक प्रकाश से जलती है। यानी विनोबा भावे अपने इन्हीं गुणों के कारण एक प्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता विचारक बन गए। अब आपको देखिए इसको याद करना पड़ेगा, इसकी आपको 2-3 पॉइंट उठानी पड़ेगी, उसको लर्न करना पड़ेगा। उनके क्या विचार थे, अलग अलग अनुयायी क्या विनोबा भावे के बारे में विचार रखते थे, और उसी को आपको मेंशन करना है एज इट इज। इसमें कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है। अगला है KG मशरूवाला को गांधी जी के महत्वपूर्ण व्याख्याकार में से एक माना जाता था। उनका संपर्क गांधी जी के उस समय हुआ था जब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। शुरू में सचिव के रूप में कार्य किया, बाद में गांधी जी के आदर्श के प्रतीक सेवा अध्यक्ष बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान उनकी गांधी जी की नीतियों का एक प्रतिभाशाली छात्र के प्रतिकृत करते हैं। तो एक और भी थे KG मशरूवाला, ये भी एक महत्वपूर्ण अनुयायी थे।
इनमें आगे समझते हैं कि व्यक्ति मानते थे गांधी जी में उनकी अत्यधिक श्रद्धा थी, इसलिए आश्वस्त होते हुए भी उनकी मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का संपादन किया। वे स्वतंत्र विचारक के व्यक्ति थे, इसलिए गांधी जी से वार्ता खुले रूप में करते थे और गांधी जी के विचार का आदर करते थे। अब आपको ये इसको साफ साफ लर्न करना पड़ेगा। अगला है काका कालेकर। काका कालेकर का भी शांति आंदोलन में महत्वपूर्ण नेतृत्व था। वे गांधी जी के सहयोगियों में से एक थे। वे प्रारंभ में शांति निकेतन में काम करते थे, बाद में गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक बने। वे एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने वर्धा में हिंदी मासिक सर्वोदय का संपादन किया। शांति आंदोलन के साथ रचनात्मक कार्यों में भी उनकी रुचि थी। अगला है दादा धर्माधिकारी। दादा धर्माधिकारी की गणना प्रसिद्ध सर्वोदय विचारक में होती थी। इसका प्रमाण उनके द्वारा सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन, बाद में संपादन कार्य है। इसी नाम से मासिक पत्रिका के रूप में 1949 से कार्य शुरू हुआ, जिसमें विनोबा भावे संपादक और वे सह संपादक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सर्वोदय आंदोलन और न्यौछावर कर दिया। आगे है जयप्रकाश नारायण। विनोबा भावे के पश्चात इनकी गणना श्रेष्ठ सर्वोदय नेताओं में से की जाती है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक में एक प्रमुख नेता। आज़ादी के पश्चात नेहरू जी के बाद महत्वपूर्ण नेताओं में उनकी गणना की जाती है। जयप्रकाश नारायण जी के आपने इनका भलीभांति नाम सुना होगा। प्रारंभ में वे मार्क्सवादी थे, परंतु 1954 के बाद एक प्रसिद्ध सर्वोदय नेता बन गए, फिर समाजवादी बने रहे। उन्हीं के अनुसार स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के वही पुराने प्रकाश स्तंभ जिन्हें मेरे जीवन पथ का निर्देशन किया, मुझे लोकतांत्रिक समाजवाद में लाया, मुझे मार्ग के मोड़ पर आगे ले गए। मेरा पछतावा यह है कि मैंने अपनी जीवन की यात्रा में इस बिंदु पर तब नहीं पहुंचा जब गांधी हमारे बीच थे। तो यह इनका क्या था, विचार था। चूँकि पहले ये मार्क्सवादी विचार से प्रभावित थे, उसके बाद 1954 में यह समाजवादी नेता में आए, विचारधारा से प्रभावित हुए। इन्हें सर्वोदय का एक सशक्त नेता बनाने में समाजवादी विचार का ही योगदान रहा है। अगला है आचार्य जे.बी. कृपलानी। सर्वोदय दृष्टिकोण से पोषित आचार्य जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। 1917 में गांधी जी के संपर्क में आए, परंतु उन्होंने अपनी पहचान अपने रचनात्मक कार्यों से बनाया। युवाओं के रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में गांधी आश्रम की स्थापना की। प्रारंभ में कृपलानी उच्च शिक्षा के अध्यापक थे, आगे चलकर गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य बन गए। गांधी के वे इतने निकट थे कि व्यक्तिगत कार्यों में उनका परामर्श लेते। तो बारी बारी आपको इन सभी विचारकों को, इन सभी न्यायों को समझना है, उनको याद करना है। आगे समझते हैं शांति आंदोलन के लिए गांधीवादी एजेंडा पर चर्चा कीजिए। अब शांतिवादी जो आंदोलन है, अब इसमें गांधीवादी जो एजेंडा है इसके बारे में चर्चा करनी है। महात्मा गांधी तन मन धन से अहिंसा और सत्य के प्रति समर्पित थे, अर्थात मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण रूपे विश्वास के साथ वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए उन्होंने दावे के साथ कहा था, स्थायी शांति का संभावना में विश्वास न होना मानव स्वभाव के देवतव्य के प्रति आश्वास है। यानी कि जो शांति के संभावना पे विश्वास ना होना, जो मानव के स्वभाव में जो देवता का प्रतिरूप है उसमें आश्वास होना, यानी कि इतनी ज़्यादा शांति इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, किसी भी उस पर विश्वास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, परंतु इसे एक राजनीतिक रणनीतिक का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः यह कथन दर्शन मात्र है या व्यवहारिक नहीं हो सकता। वास्तव में शांति एक समय राजनीतिक, सत्तामूलक और अस्तित्ववादी मुद्दा है। अर्थात शांति ऐसा परिवेश है जिसमें एक ही समय में परिस्थितियां राजनीति भी हो सकती हैं, सत्तामूलक भी हो सकती हैं, अस्तित्ववादी भी हो सकती हैं। यानी अब जो शांति है वो अलग अलग ढंग से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसा क्या कहते हैं परिवेश है जो यह समय के साथ ये परिस्थितियां इससे बदल जाती हैं। ये राजनीतिक भी हो सकती हैं, सत्तामूलक भी हो सकती हैं और अस्तित्ववादी भी हो सकती हैं। यानी कि अब समझ लीजिए कहीं
बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा हो और वहाँ शांति बनी रहे, तो क्या ये सही शांति होगी? क्या ये शांति उचित है? तो ऐसी शांति गड़बड़ भी शांति हो सकती है, यानी कि ये आपका शोषण भी कर रही हो सकती है। तो वहाँ पर आवाज़ उठाना, वहाँ पे थोड़ा-सा अहिंसा लाना, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो यही यहाँ पे बात समझाने की कोशिश की जा रही है। शांति स्थापित करने के प्रयास से यह सब कुछ संभव हो सकता है। अगला है, गांधी जी ने लिखा है, वास्तविक शांति का प्राप्ति अधिक बड़ी वैज्ञानिक परिशुद्धता, आत्मा के घोर परिश्रम, अधिकाधिक धैर्य, संसाधनों के बिना असंभव है। इसके अलावा उन्होंने कहा, यहाँ लाखों मनुष्य द्वारा हस्तांतरित उपस्थिति नामावली द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। गांधी जी का दृष्टि में शांति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के विचार में परिशुद्धता आवश्यक है। निर्मल मन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सबको संतुष्ट करने के लिए अत्यधिक परिश्रम, धैर्य भी जरूरी है। यानी कि एक बिना धैर्य वाला इंसान, जिसके आत्मा में शुद्धता ना हो, वह शांति कायम नहीं कर सकता। वह हमेशा बेचैन रहेगा और अपनी क्या कहते हैं आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करेगा। वो कार्य चाहे जैसे भी हों, उसको संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा वह कार्य करने के लिए वह बाध्य रहेगा। इसलिए अंतर्मन की शुद्धता और शांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। संसाधनों का अपना ही महत्व होता है, शांति के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार गांधीवादी विचारधारा के अनुसार शांति आंदोलन को अधिक सफल नहीं कहा जा सकता। गांधीवादी एजेंडा के लिए अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन दोनों आवश्यक हैं। इसके साथ साथ स्वाभाविक और संस्थागत उनके द्वारा जो शांति, गरीबी, परिस्थिति, मानव अधिकार आदि से संबंधित बात भी जरूरी है। तो मैटर यहाँ पर यह है कि यह कुछ प्रकार का एक गांधीवादी एजेंडा था। शांति आंदोलन को कायम रखने के लिए उन्होंने कुछ शर्तें बताई कि कैसे किस प्रकार से शांति कायम रह सकती है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। ये पहले के 2 चैप्टर बहुत ही सेम टू सेम आपको एज इट इज़ उसको याद कर लेना है, इसमें कुछ खास समझने के लिए था नहीं। अगले चैप्टर से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।